ना एनसीईआरटी का होमवर्क सबमिट कर रहे हो, ना कल मैंने आपको होमवर्क दिया वो कोई सबमिट कर रहे हो। कोई भी होमवर्क अभी तक एक भी बच्चे ने सबमिट नहीं किया, पूरा कंप्लीट करके तो किसी ने भी नहीं किया। मेरे को बताओ कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वर्क एनर्जी पावर अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियरली मेरे को बताओगे तो पता चलेगा, उस हिसाब से फिर हम आगे एक्शन लेंगे उस पर कि उसको किस तरह से पढ़ा जाए। बताओ, अब आप लोग बताओ, होमवर्क ना करने का रीज़न क्या है, पहले बताओ मेरे को। कल का एक बार फिर से रिपीट करो। खाली एक ही जन बोलता है विश्वा, बाकी सब लोग क्या करते हैं भाई? मैत्री शाह, मैत्री पटेल, आप लोग भी तो क्लासेस अटेंड कर रहे हो। खुशी कटारिया, प्रियांशी, खुशी सिंह। यस बेटा। अगर ज़्यादा टफ लग रहा है तो मुझे बताओ, फिर हम उसको थोड़ा और अच्छे से करेंगे। फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। कल वाला क्लास एक बार फिर से रिवाइज करवाऊँ आपको? कितने बच्चे बोलते सर कल का रिवीजन कराओ एक बार? चलो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। कल वाला क्लास आपको फिर से रिवाइज करवाता हूँ। आज हम कुछ नए तरीके से इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है? कल वाला क्लास हम फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक? चलो सपोज करो, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। कल हम पढ़ रहे थे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। देखो ना, मैं फिर से आपको स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज कराता हूँ। सपोज करो हमारे पास ऐसा ब्लॉक होता था और हम लोग इस पे कांस्टेंट फोर्स लगाते थे। सपोज करो 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया और ये ब्लॉक आपका स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। ब्लॉक को मैंने स्मूथ सरफेस पे रखा है। सपोज दिस सरफेस इज वेरी स्मूथ एंड मास ऑफ दिस ब्लॉक इज 5 kg, ठीक है? अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को डिस्प्लेस कराया 10 मीटर्स तक। 10 मीटर्स तक इस ब्लॉक को मैंने डिस्प्लेस कराया। मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन? क्या आप लोग इसका वर्क डन निकाल सकते हो? सिंपल सिंपल चीज़ें हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको फिर से सब चीज़ क्लियर हो जाए। हाँ, क्या आप लोग इसका वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो? कितना वर्क डन होगा? यस, बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। अब सबको समझ आना चाहिए बेटा, ठीक है? बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ बताओ, इसके लिए वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू FD cos थीटा। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा फोर्स वेक्टर किस डायरेक्शन में। तो देखो, फोर्स वाला जो आपका वेक्टर है वो राइट साइड है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी राइट साइड है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? बताओ, थीटा का वैल्यू क्या होगा जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? बताओ, when both the vectors are in same direction, then what is the value of theta?
0 डिग्री। वेरी गुड। देखो मैत्री पटेल, पूजा पटेल, बिल्कुल सही जवाब। जब दो वेक्टर्स आपके सेम डायरेक्शन में होते हैं तो थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, इनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। जब थीटा आपका 0 हो गया तो देखो आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑफ 10 न्यूटन विल बी 10 into 10 into cos of 0 degree. So you will get 100 joules. Cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1. Cos 0 is 1. So you will get 100 joules. अब सपोज करो मैं आपको पूछता what is the work done by normal force, तो क्या आप निकाल सकते हो what is the work done by normal force? What is the work done by normal force? क्या आप में से कोई निकाल के बता सकता है कि नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा? यस, नॉर्मल फोर्स कितना वर्क डन करेगा? तो सबसे पहले आपको नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करना आना चाहिए। हम नॉर्मल फोर्स कैसे शो करते हैं? सो आपको बताया नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना? ये दो बॉडीज का यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, तो जब दो बॉडीज का कांटेक्ट होता है तो एक कांटेक्ट फोर्स लगता है, इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। तो बताओ ये नॉर्मल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा? अगेन वी विल ड्रॉ द टू वेक्टर्स। हमें तो एक ही फॉर्मूला पता है ना कि वर्क डन निकालने का हमारे पास ये रिलेशन है विच इज एफ डी कॉस थीटा। तो देखो इस वाले केस में अब आपका नॉर्मल फोर्स कहाँ लग रहा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका कहाँ है? राइट साइड। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? हाँ, वर्क डन इज अगेन 0 जूल्स, है ना? खुशी गामित, देखो खुशी गामित ने बिल्कुल सही जवाब दिया। आज इसका फर्स्ट क्लास है तो भी ये बिल्कुल सही जवाब दे रही। वेरी गुड बेटा, इस तरह से पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया आंसर आएंगे। देखो cos 90 का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री। cos 90 इज 0, तो आपका वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? 0। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द वर्क डन बाय mg फोर्स, mg फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा? mg तो डाउनवर्ड लगता है, नीचे की तरफ। किसी भी बॉडी का mg फोर्स नीचे की तरफ लगता है हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इसका वर्क डन कितना आएगा? है ना? mg फोर्स का वर्क डन कितना आएगा बताओ? What will be the work done by this mg force? Yes, mg फोर्स का भी 0 ही होगा ना? हाँ, पूजा पटेल, मैत्री पटेल, विश्वा बोसर, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। देखो mg का डायरेक्शन भी तो परपेंडिकुलर है, mg का डायरेक्शन नीचे और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन राइट साइड है। अगेन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या बन रहा है? 90 डिग्री। सो अगेन आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? mg इंटू डी कॉस 90, mg इंटू डी cos 90 and cos 90 is your 0, so your work done will be 0। ठीक है। अब ये तो तब केस होता था जब यहाँ पे आपका फोर्स कांस्टेंट होता था। ये देखो ये वाले केस में आपका फोर्स कैसा है? कांस्टेंट। तो हमने वर्क डन इजीली निकाल दिया, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब सपोज करो इस फोर्स को मैं वेरिएबल कर देता हूँ, वही ब्लॉक लेता हूँ मैं,
सपोज करो मैंने वही ब्लॉक लिया और उसका मास भी उतना ही लिया, है ना, सेम ब्लॉक लिया और मैंने उसका मास ले लिया सपोज करो 10 kg। अब मैंने इस पे एक फोर्स लगाया, सपोज दिस फोर्स इज 10 into t, है ना, मैंने इस पे एक फोर्स लगाया 10t। अब ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट नहीं, दिस फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, दिस इज योर वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स मतलब ऐसा है, ये देखो t इक्वल टू अगर मैं 0 रखूंगा इस इक्वेशन में तो आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 0, है ना। t इक्वल टू 1 सेकेंड रखूंगा इस इक्वेशन में तो आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, इस तरह से आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है ना, आपका फोर्स कांस्टेंट नहीं है ना। तो ये वो वाला केस है जहाँ पे आपका फोर्स जो है वो वेरिएबल है। t इक्वल टू 3 सेकेंड आप पुट करो ये वाले इक्वेशन में तो आपका फोर्स हो जाएगा 30 न्यूटन। मतलब एट एवरी सेकेंड योर वैल्यू ऑफ द फोर्स इज चेंजिंग, at every second the value of your force is changing। तो हमें फाइंड करना है, सपोज इस ब्लॉक को मैंने स्मूथ सरफेस पे रखा है और मुझे फाइंड करना है what will be the work done by this force from t equal to 0 seconds, from t equal to 0 seconds to t equal to 2 seconds, from t equal to 0 seconds to t equal to 2 seconds मुझे वर्क डन निकालना है ना। 0 से 2 सेकेंड के बीच में मुझे वर्क डन निकालना। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो क्या करोगे। अब मैं डायरेक्टली थोड़ी लिख सकता हूँ कि 0 से 2 सेकेंड के बीच में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मुझे वो तो पता चलना चाहिए। अब मैं यहाँ डायरेक्टली f इंटू डी कॉस थीटा नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा फोर्स देखो वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट मुझे पता ही नहीं है, कितना डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है वो भी मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली वर्क डन ये वाले इक्वेशन से नहीं निकाल सकता क्योंकि आपका फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स। तो वेरिएबल फोर्स के लिए मैं क्या करूँगा, देखो सबसे पहले मैं छोटा सा वर्क डन निकालूँ। ठीक है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल होगा तो सबसे पहले हम छोटा सा वर्क डन निकालेंगे dw। इस छोटे से वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूँ, f डॉट ds। छोटे से वर्क डन को क्या लिख सकता हूँ मैं, f डॉट ds। तो फोर्स का वैल्यू मुझे पता है कितना, 10 इंटू टी इंटू डी एक्स। डी एस को मैं मान लेता हूँ dx। ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है अगर आपका ब्लॉक मूव कर रहा है, देखो फोर्स आपका वेरिएबल है तो सपोज करो ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, मुझे इसकी वेलोसिटी नहीं पता लेकिन वेलोसिटी भी इसकी वेरिएबल होगी और वेलोसिटी मुझे नहीं पता तो मैं वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि वेलोसिटी मुझे पता नहीं है ना कितनी है। सो आई कैन राइट v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, अब यहाँ से आप देखो तो मैं dx को क्या लिख सकता हूँ,
v इंटू डी टी, है ना। ये फोर्स आपका वेरिएबल है, इसलिए मेरे को इतना सब करना पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ये, इसलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से, ध्यान से सुनो इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो dx का वैल्यू निकाल लिया v इंटू डी टी के टर्म्स। तो अब मैं यहाँ इसको सब्सटीट्यूट करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो tan इंटू टी इंटू वी इंटू डी टी। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई, अगर मैं इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरे पास देखो दो वेरिएबल्स आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो वेलोसिटी भी वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल्स को एक साथ इंटीग्रेशन करना तो मुश्किल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेलोसिटी को टाइम के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। टाइम के टर्म्स में मैं लेके आऊँगा ताकि मेरा यहाँ पे एक ही वेरिएबल हो जाए और मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट करके अपना वर्क डन निकाल। ठीक है, जब भी आपका फोर्स वेरिएबल होता है तो ऑलवेज कीप इन माइंड वी विल यूज दिस इक्वेशन f डॉट डी एक्स विद इन द लिमिट्स फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। whenever your force is variable we will use this equation to calculate your work done। ठीक है, और यही फोर्स अगर आपका कांस्टेंट होता था, जब ये फोर्स अगर आपका कांस्टेंट हो गया सपोज करो, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो यू कैन सिंपली कन्वर्ट दिस इक्वेशन f इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल। यू विल सिंपली गेट वही वाला इक्वेशन आपको मिल जाएगा जो हम पहले यूज करते थे, f इंटू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, और इसी को तो आप डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। ये देखो पुराना वाला इक्वेशन हमें यहीं से मिल जाएगा। तो जब आपका फोर्स कांस्टेंट होता है तो वो इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाता है अपने आप। तो अपने आप हमें ये वाला रिजल्ट यहाँ से मिल जाता है, ये वाला रिजल्ट अपने आप हमें यहाँ से मिल जाता है। तो हमें तो दिमाग में ये रिजल्ट रखना है जो हम सभी फोर्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वही वाला किया। देखो ये f डॉट डी एक्स क्या आपका छोटा सा वर्क डन, छोटे से वर्क डन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको नेट वर्क डन मिल जाए। तो हमने यहाँ पे वही किया, यहाँ पे हमने छोटा सा वर्क डन निकाला। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए, टाइम इज़ ऑल्सो वेरिएबल एंड वेलोसिटी इज़ ऑल्सो वेरिएबल। तो मुझे एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लेके आना पड़ेगा। तो मैं वेलोसिटी को टाइम के टर्म्स में अगर ले आऊँ तो मेरा इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो तो मेरे को पता है मेरे पास ये वाला इक्वेशन है f इज इक्वल टू 10t। तो मैंने क्या किया, f को लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t। अच्छा, एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू डी वी अपॉन डी टी विच इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t। अब यहाँ से मुझे मास के वैल्यू पता है, 10 kg का ब्लॉक आपको दिया है, सो यू कैन सिंपली राइट हियर 10 kg। तो यहाँ से आपको डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो डी वी अपॉन डी टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू, अच्छा 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू आपका आ जाएगा t के बराबर। ठीक है, डी वी अपॉन डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, t के बराबर, है ना। और जब आपको v का वैल्यू निकालना है t के टर्म्स में, तो मैंने क्या किया, डी वी इज इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डी टी। इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से v और इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से t। तो आपको मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन टू, सॉरी v इज इक्वल टू, ध्यान से देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैं खाली v को t के टर्म्स में लेके आ रहा हूँ। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टू। तो ये मुझे रिलेशन मिल गया v और t में। ये रिलेशन मुझे लाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे जब मैं इंटीग्रेट कर रहा था तो मेरे पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब मैं v को लिख सकता हूँ ये इक्वेशन से, v इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन टू, है ना। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूँगा तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो 10 t v dt। मैं यहाँ पे इक्वेशन फिर से लगता हूँ,
इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan t इंटू वी इंटू डी टी। तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, t² लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मेरा इंटीग्रेशन कितना सिंपल हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया ना सब, इसलिए मुझे ये स्टेप करना पड़ा। तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ tan इंटू टी इंटू t² इंटू डी टी। अच्छा, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगाओगे आप, देखो आपको वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना था। फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स, मुझे 0 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक के बीच में वर्क डन निकालना। तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड तक के बीच में मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा। आई विल इंटीग्रेट दिस टर्म फ्रॉम t इक्वल टू 0 सेकेंड्स टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। 0 से 2 तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँ। तो देखो 2 5 10, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 0 to 2 5t³ इंटू डी टी। चलो अब आप लोग मेरे को इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ क्या आंसर आएगा। इसका इंटीग्रेशन सब लोग करोगे, सिंपल है ये तो। इंटीग्रेशन करना तो सबको आता है ना बेटा, सब लोग इसको इंटीग्रेट करके बताओगे। ऑल ऑफ यू डू द इंटीग्रेशन, बताओ वर्क डन कितना आएगा। चलो सबने इंटीग्रेशन किया, यस, ऑल ऑफ यू हैव डन द इंटीग्रेशन। हाँ, कितना आंसर आ रहा है बेटा, 20 जूल्स, सबका आ रहा है 20 जूल्स। मैत्री पटेल और पूजा पटेल का आंसर आ गया, सबका आना चाहिए। यस, 20 जूल्स। है ना, चलो वेरी गुड। तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं जब आपका फोर्स वेरिएबल होता है। अभी यहाँ पे आपका फोर्स टाइम का फंक्शन दिया हुआ था, सपोज आपका फोर्स एक्स का फंक्शन दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है टाइम का फंक्शन हो। सपोज करो मैं एक ब्लॉक लेता हूँ वापस, अब यहाँ पे फोर्स लगाता हूँ मैं, फोर्स का वैल्यू एट एक्स का फंक्शन, लेट से एफ इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7। ठीक है, और मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन व्हेन x की वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 to x इक्वल टू 5। x इनिशियल इज 0, x फाइनल इज 5, देन यू हैव टू फाइंड द वर्क डन। ठीक है, अब मैंने आपको देखो मास भी नहीं दिया है ब्लॉक का, और मैंने आपको डायरेक्टली बोला है कि आप वर्क डन फाइंड करो। फोर्स का वैल्यू मैंने आपको दे दिया है
एंड दिस फोर्स इज ऑल्सो वेरिएबल फोर्स। ये भी फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स। जब आप इसमें x का वैल्यू 0 पुट करोगे, व्हेन यू पुट x इक्वल टू 0 इन दिस इक्वेशन, आपको फोर्स का वैल्यू मिलेगा 7 न्यूटन। व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 5, आपको फोर्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 5 5 जा 25, 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 7, तो कितना हो जाएगा ये? 75 माइनस 10, 65, 65 प्लस 7 विल बी 72 न्यूटन। ठीक है, 72 न्यूटन आपको फोर्स मिलेगा। मतलब अगेन आपका फोर्स देखो वेरिएबल है। x इक्वल टू 0 पे फोर्स का वैल्यू अलग है, x इक्वल टू 5 पे फोर्स का वैल्यू अलग है। सो अगेन अगर मुझे वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए सबसे पहले मैं छोटा सा वर्क डन निकालूंगा। dw इज इक्वल टू f इंटू dx, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दूंगा विद इन द प्रॉपर लिमिट्स, दैट इज x इनिशियल टू x फाइनल। ठीक है, अगर आपको x का फंक्शन दिया है तो आप x इनिशियल टू x फाइनल करोगे। अगर आपको t का फंक्शन दिया है, सपोज फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ t, ऐसा कुछ फोर्स दिया हुआ है, तो आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, है ना, तब आप लिमिट्स किसकी लगाओगे? t इनिशियल टू t फाइनल रखोगे आप। यही इक्वेशन आपकी सेम होगी, f डॉट dx, और dx को हम क्या लिख सकते हैं? यू विल राइट dx इज इक्वल टू v इंटू dt, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यू विल यूज दिस इक्वेशन और फिर आप इसको इंटीग्रेट करोगे। अगर फोर्स आपका टाइम का फंक्शन है, जैसे हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा, तो हमने ये वाला इक्वेशन लगा। अब यहाँ पे x का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप x का फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हो, है ना। 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। देखो पूजा पटेल ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे दिया था। ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क में से मैंने लिया है, आप देख सकते हो। होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने यही दिया था, है ना। पूजा पटेल ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसने सबमिट भी किया था। ये एक ही क्वेश्चन इसने करके मेरे को सबमिट किया था और इसने बिल्कुल सही सॉल्व किया था ना। इसका मतलब सॉल्व तो आप लोगों से हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हर चीज़ें सॉल्व होंगी, लेकिन आप खुद से ट्राई नहीं करोगे एक भी बार तो कैसे सॉल्व होगा, है ना। देखो पूजा पटेल का आंसर भी आया 135 जूल्स, है ना, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, होमवर्क का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क आपको करना चाहिए। वैसे तो होमवर्क ये टीचर का काम थोड़ी है कि टीचर होमवर्क कराएगा, होमवर्क स्टूडेंट्स को खुद से करना चाहिए। ठीक है, तो जब आप खुद से ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेंगी ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो फोर्स का वैल्यू आपको पता है, देखो इधर, तो मैंने फोर्स का वैल्यू सिंपली यहाँ सब्सटीट्यूट करूँगा। कितना फोर्स का वैल्यू? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। चलो तो यहाँ पे फोर्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इंटू dx। लिमिट्स आपको पता है, फ्रॉम 0 to 5। बताओ, अब ये तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया ना, अब इसमें फिजिक्स थोड़ी है। नाउ इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन। चलो सब लोग इंटीग्रेट करोगे इसको। इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया हुआ है ना। सब लोग इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकालोगे। इंटीग्रेशन तो सबको मैंने सिखाया है ना। यस, सबका आंसर 135 जूल्स आना चाहिए। सब लोग ट्राई करो, इसको इंटीग्रेट करो। देखो आपका आंसर 135 जूल्स आ रहा है क्या? पूजा पटेल का तो आंसर आ गया, बाकी सबको भी करना है अपनी नोटबुक में। और फिजिक्स जब भी पढ़ने बैठते हो तो पेंसिल और पेन और कॉपी साथ में लेके बैठा करो। जब भी आप फिजिक्स पढ़ रहे हो ऑलवेज अपनी कॉपी को साथ में लेके बैठो,
क्योंकि ये कोई थ्योरी थोड़ी क्लास चल रही है जो मैं आपको बताते जाऊंगा और आपको सब समझ आते जाएगा, हवा हवा में थोड़ी आएगा। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठोगे और साथ साथ सॉल्व भी करोगे, तब आपके दिमाग में थोड़ी बात जाएगी कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। नहीं तो ऐसा लगेगा हाँ सब कुछ आ रहा है, बाद में लगेगा कुछ भी नहीं आ रहा है। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्लास में सुनते तो सब कुछ समझ आ जाता है उनको, जैसी क्लास ख़त्म होती है उसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग कॉपी और पेन साथ में लेके बैठते नहीं हो। सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हो आप लोग थ्योरी की तरह क्लास को सुनते जाते हो। ये कोई थ्योरी क्लास नहीं चल रही है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठो, जैसे जैसे सॉल्व करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको खुद से करना है। जहाँ पे मैं बोलता हूँ इसको सॉल्व करो, तो वहाँ पे आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। चलो बताओ क्या आंसर आ रहा है सबका 135। चलो ठीक है, खुशी सिंह का आंसर आ गया। सबका आंसर आना चाहिए 135। मैत्री पटेल का भी आ गया। चलो अच्छा, फिर क्या होता है? अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था वर्क डन को हम ऐसे भी देख सकते हैं। वर्क डन की इक्वेशन जब आप लिखते हो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एक्स, है ना, फ्रॉम एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको इंटीग्रेशन वाली क्लास में बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है वी आर कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन इज यूज टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। मतलब सपोज करो अगर मुझे फोर्स का ऐसा कोई फंक्शन दिया है, ये फोर्स दिया है और ये डिस्प्लेसमेंट का एक्सेस दिया हुआ है पोजीशन का, और यहाँ पे मुझे फोर्स का ऐसा कुछ वैल्यू दिया है कि फोर्स आपका वेरिएबल है और आपका फोर्स ऐसे वेरी कर रहा है। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? आई विल कैलकुलेट द एरिया। दिस इज योर एक्स इनिशियल, दिस इज योर एक्स फाइनल। I will simply calculate the area under this curve. This area will give me the work done. अब देखो, जब आप f डॉट डी एक्स करते हो, अगर मैं एक स्ट्रिप की बात करूं तो f डॉट डी एक्स का मतलब क्या होता है? f तो आपकी ये लेंथ हो गई वर्टिकल एक्सिस पे, y एक्सिस पे आपकी लेंथ कितनी है? f। हॉरिजॉन्टल पे आपकी लेंथ कितनी है? dx। So this is the area of this small rectangle. This is the area of this small rectangle. When you integrate this, integration means you are summing up all these rectangles. You are summing up all these small rectangles. हम ये सारे rectangles को ऐड कर रहे हैं और हमें टोटल एरिया मिल जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ f into dx. F into dx means area of this small strip. We are integrating from initial position to final position. This will be your work done. You can also write which is equal to area under fx curve. Area under fx. fx कर्व के अंडर का एरिया क्या होता है? वर्क डन। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम। जैसे सपोज करो मैंने आपको इस तरह का कुछ दिया, ठीक है, आपका फोर्स का वैल्यू ऐसे वेरी कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है, दिस इज 10, this is 30, this is 40। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, दिस इज 10 न्यूटन, ठीक है। मैंने आपको बोला व्हाट इज द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी
from x equal to 0 to x equal to 10, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 10 में आपका वर्क डन कितना होगा? तो आप सिंपली क्या करोगे, 0 से आपने स्टार्ट किया, 10 तक आपको जाना है, तो इसके अंदर का एरिया निकाल दोगे। इसके अंदर का एरिया क्या होगा? देखो ट्राइंगल का एरिया होगा विच इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10, सो यू विल गेट 50 जूल्स। अब सपोज करो मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन व्हेन योर एक्स इज वेरीज फ्रॉम 10 to 30, 10 to 30, सो आप 10 से लेके 30 तक जाओगे और इसके अंडर का एरिया निकाल दो। सो दिस इज योर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा? 30 minus 10 which is 20 into 10 which is 200 joules। सपोज मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 30 to 40, सो 30 से 40 अगर आपको जाना है तो आप ये वाला एरिया निकालो। Again this shape is of triangle, so we'll calculate the area of this curve which is half into base into height, half into 10 into 10, so ये कितना हो जाएगा? 50 जूल्स। अब सपोज मैं आपको बोलूँ फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 40, मतलब आपको टोटल एरिया निकालना है। इस पूरे का टोटल एरिया कितना होगा? 0 से 40 तक मैंने आपको बोला, तो आपको टोटल एरिया निकालना है। तो 0 से 40 का टोटल एरिया कितना हो जाएगा? देखो 50 प्लस 200 प्लस 50, सो यू विल गेट 300 जूल्स। ठीक है। अच्छा, ये फोर्स आपका पॉजिटिव है तो वर्क डन भी आपका पॉजिटिव आया। अब सपोज करो आप का फोर्स अगर नेगेटिव होता, सपोज करो ये वापस मैं एक्सेस बना रहा हूँ, और अगर आपका फोर्स का वैल्यू नेगेटिव होता, फोर्स का वैल्यू होता -50 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू आपका पॉजिटिव होता, दिस इज 10, दिस इज 15। अब मैं आपको बोलता फाइंड द वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू 10, x इक्वल टू 0 टू 10, सो आप ये वाला एरिया निकालते तो आपका वर्क डन कितना आता? -50 इंटू 10 इक्वल टू -500 जूल्स। समझ आया? क्योंकि आपका फोर्स नेगेटिव है। नेगेटिव फोर्स जनरली किसका होता है? कल मैंने आपको बताया था, नेगेटिव फोर्स जनरली फ्रिक्शन का होता है ना। अगर आप किसी बॉडी पे पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हो और उसको आप रफ सरफेस पे ले जा रहे हो, तो उस पर नेगेटिव फोर्स इधर लगेगा पीछे की तरफ। तो पॉजिटिव फोर्स की वजह से वर्क डन आपका पॉजिटिव होगा, और जब आपका फोर्स नेगेटिव होगा तो आपका वर्क डन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि आपके डिस्प्लेसमेंट में और फोर्स में एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो जब थीटा आपका 180 हो जाता है तो आपका वर्क डन हमेशा नेगेटिव आता है। देखो, इसलिए यहाँ पे हमारा वर्क डन नेगेटिव आ रहा है ना। इससे मुझे ये पता चला कि जब आपका एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, अगर आपको ऐसा कोई कर्व दिया है और जब आपका एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव आएगा, और एक्स एक्सिस के नीचे लाई करेगा तो आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। और टोटल वर्क डन क्या होगा? सपोज दिस इज योर पॉजिटिव वर्क डन W1, दिस इज योर नेगेटिव वर्क डन W2,
सो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, विच इज W1 माइनस W2. ऑलवेज कीप इन माइंड एरिया जो ऊपर की तरफ आएगा उसकी वजह से पॉजिटिव वर्क डन होगा, और जो नीचे की तरफ आपका एरिया आएगा उसकी वजह से नेगेटिव वर्क डन होगा. सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? अब एक क्वेश्चन आप लोग करके बताओगे. मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते कौन सॉल्व करता है. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप लोग ट्राई करोगे. सबको ट्राई करना है, ठीक है? एटलीस्ट आपको ट्राई करना है सबको. चलो एक क्वेश्चन दूं मैं आपको. कितने लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन ट्राई करना है, कितने लोग बोलते हैं नहीं करना है? बताओ. हाँ चलो ट्राई करेंगे, वेरी गुड. मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा. ऐसा ज़रूरी नहीं है आंसर आपका सही है, लेकिन ट्राई तो आप लोग कर सकते हो ना. सब लोग ट्राई तो करेंगे. चलो लेट अस ट्राई. तो सपोज करो मैंने आपको बोला ऐसा कोई कर्व दिया है. Let's say this is your force, this is your displacement. ठीक है, फोर्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट आपको दिया है फ्रॉम 0 5 10 12 20. ठीक है, इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ है. सो मैंने आपको बोला फाइंड द वर्क डन व्हेन योर एक्स इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 10. चलो 0 से 10 जब आपका x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो आपका वर्क डन कितना आएगा, सबको फाइंड करना. Yes, all of you find the work done when x is varying from 0 to 10.
यस, किसी का आंसर आया? किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है? मैत्री शाह, प्रियांशी, विश्वा, खुशी सिंह, खुशी कटारिया, मैत्री पटेल, ऋत्विक भुटानी, मैत्री पटेल का देखो 50 जूल आ रहा है। देखो मैंने कहाँ तक पूछा है? 0 से 10 तक। तो 0 से 10 तक देखो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना। दिस इज ट्राइंगल 1, दिस इज ट्राइंगल 2। इसका एरिया निकाल लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज योर 5, हाइट इज योर 10। तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है? 25। तो दो ट्राइंगल्स का एरिया कितना हो जाएगा? इसका भी 25 ही आएगा। So 25 plus 25 is 50. Yes, very good. मैत्री पटेल का राइट आंसर है। पूजा पटेल का 37.5 कैसे आ रहा है? अच्छा चेक करें। 5 से 10, 5 इंटू 10, 50 का आधा ही तो आ रहा है। नहीं, 50 आएगा बेटा। हमने कहाँ से कहाँ तक पूछा? देखो 0 से 10 तक पूछा हुआ है। तो 0 से 10 तक आपके दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं छोटे छोटे। एक ट्राइंगल का निकाल लो, उसका डबल कर दो, तो दो ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। दोनों सेम ट्राइंगल्स। समझ आया? मैत्री पटेल का आंसर राइट है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? प्रियांशी, मैत्री शाह। चलो अब ये वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ मेरे को। वर्क डन फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 20 तक निकालो पूरा, 0 से लेके 20 तक।